दोस्तों नमस्कार। किसानों ने अपनी कमेटी बना ली। सरकार मानकर चल रही थी किसानों में सहमति कब होगी, कब कमेटी बनेगी और वो कमेटी सरकार के सामने कैसे किस रूप में आएगी, इसका इंतजार कर लिया जाए। अब सवाल सरकार का है, क्या वाकई सरकार कोई कमेटी बना पाएगी या फिर जिस तरीके से इससे पहले किसान संगठनों के साथ तकरीबन 12 राउंड की बातचीत होती रही और निकला कुछ नहीं, क्या उसी तर्ज पर सरकार की नई कमेटी भी बनेगी। किसानों ने बाखूबी 40 संगठन इस आंदोलन में शरीक हैं, लेकिन इन 40 संगठनों ने तय किया उन 5 राज्यों को महत्व दिया जाए जिन 5 राज्यों के आश्रय इस देश के भीतर में खेती में सुधार भी हो सकता है और किसानों की स्थिति भी बदल सकती है अगर सरकार को वह अपनी पटरी पर ले आए तो। इसलिए ध्यान दीजिए, किसानों ने जिस कमेटी को बनाया है उस कमेटी में अलग अलग राज्यों के नेता हैं जिन्होंने अपने दौर में अच्छा खासा किसान आंदोलन को लेकर काम किया है। महाराष्ट्र के किसान के तौर पर अगर अशोक धावले हैं जो कि सीपीएम से जुड़े रहे हैं, इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था। अपनी मांगों को लेकर 7 दिन तक नासिक से लेकर बंबई तक लॉन्ग मार्च किसानों की यात्रा निकली थी। सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। उसकी अगुवाई कर रहे थे अशोक धावले, वह भी इस कमेटी में है। शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश से आते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मंदसौर से पहले वो क्या थे, यानी मंदसौर में जो कुछ हुआ, किसानों का आंदोलन, गोलियां चली और उसके बाद मंदसौर के आंदोलन ने इस देश के भीतर में किसान आंदोलन की दिशा में बढ़े, अपनी बातों को मनवाने के लिए इसके लिए ऑक्सीजन का काम किया। लेकिन शिव कुमार शर्मा यानी कक्का जी जिन्हें जानते हैं लोग, वो इस बात को नहीं जानते हैं कि 2010 में बकायदा भारतीय किसान यूनियन के तहत, जो कि आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मध्य प्रांत इकाई के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने ट्रैक्टर से सीएम हाउस ही नहीं पूरे भोपाल को घेर लिया था। 85 मांगों के साथ पहुंचे थे जिसमें बिजली और पानी का जिक्र भी था। वहीं से फिर इनसे अलग हुए और इन्होंने एक अलग संगठन बनाया। आरएसएस को छोड़ा उन्होंने, क्योंकि आरएसएस शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बनाए रखना चाहती थी। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़कर कक्का जी अपने तौर पर चाहते थे किसान बचेगा तभी सत्ता बचनी चाहिए। इस दिशा में वो निकल पड़े। वह भी इस ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। तीसरा नाम युद्धवीर सिंह का। इस नाम की जगह लोग सोच रहे थे राकेश टिकैत का नाम होता, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं। लेकिन युद्धवीर सिंह को बड़े स्ट्रेटजिकली उनको रखा गया है क्योंकि चीजें सिर्फ राकेश टिकैत की दिशा में नहीं चली जाए। और ये पूरा इलाका जो है, खास तौर से ये गन्ना बेल्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और दिल्ली में कुछ किसान जो है, युद्धवीर सिंह की पहचान इसी पूरे इलाके को लेकर है। और गन्ना किसानों के सामने आती मुश्किलों को लेकर इनके आंदोलन आज से नहीं, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन बरसों बरस से होते रहे हैं। चौथा नाम चढ़नी का है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चढ़नी का नाम है और दूसरी तरफ जो आखिरी नाम बलवीर सिंह राजोवाल का है, बलवीर सिंह राजोवाल पंजाब से आते हैं, चढ़नी गुरनाम सिंह चढ़नी हरियाणा से आते हैं। राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में दोनों राज्यों में दोनों नेता हैं, लेकिन राजोवाल की पहचान शायद एक ऐसे शख्स के तौर पर है जो नौकरशाही के शब्दों को भी छान छान कर समझ लेते हैं। राजनीति का पाठ और राजनीति का ककहरा जो किसानों को इससे पहले तमाम आंदोलनों में पढ़ाया जाता था या इस दौर में सरकार चाहती थी कि इन्हें पढ़ा दें, उसको रोकने का काम राजोवाल साहब ने ही किया। इनकी समझ और पकड़ 2018 में ही साफ हो गई थी जब इन्होंने जान लिया था सरकार इस तरह का कानून लाएगी और इन्होंने धीरे धीरे चीजों को खड़ा किया। चढ़नी जो अपने तौर पर हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आना भी चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं, गुरनाम सिंह चढ़नी वह भी इसमें है, यानी 5 राज्यों का एक समावेश है इस कमेटी में। लेकिन सवाल यहां पर अब यह है कि जिन 5 राज्यों का समावेश है, इन 5 राज्यों के सामने ही नहीं, देश के सामने किसानों की जो मुश्किल हालात है उसमें 5 परिस्थितियां बहुत साफ हैं। सबसे ऊपर में है एमएसपी। एमएसपी के बाद है जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं अलग अलग राज्यों में किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौर में, वह भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आता है कि बिजली को लेकर जो सरकार नए बिल को ला रही है, उसके बाद बिल महंगा, यानी बिजली महंगी होगी इस बिल के मार्फत और किसानों की स्थिति और नाजुक हो जाएगी। चौथी परिस्थिति मुआवजे से जुड़ी है जो कि पंजाब सरकार ने अपनाया अपनी जगह पर कि जो मृत किसान है उसके परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएं और उसके साथ ही किसी एक को नौकरी दी जाए। यह काम उन्होंने अपने तौर पर शुरू किया। जो शुरुआत कैप्टन से हुई थी इसको आगे चन्नी ने बढ़ाया।
इसी तर्ज पे तमाम राज्यों में यह होना चाहिए। और पांचवां सवाल, जिस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का जिक्र इन 3 बिलों के जरिए था, उन 3 बिलों के मर्म में 2 बातों का जिक्र जरा समझने की जरूरत है। उस पर किसानों का भी जोर है। उसमें एक, मंडी को आप कैसे किसान के अनुकूल बनाएंगे, ना कि उस मार्केट के अनुकूल जिस मार्केट में जिसके पास पैसा हो वह अपने तौर पर खरीद करे, कीमत तय करे। और इसके पैरेलल में जो भंडारण की सुविधा दी गई थी कि आप गेहूं, चावल, सब चीज भंडार कर सकते हैं, आपको जमाखोरी में कोई नहीं पकड़ेगा, उन कानूनों को तो वापस लिया गया, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे रोका जाए। जाहिर है सरकार के उस रिफॉर्म पर यह कहीं सेंध लगाता है जिस रिफॉर्म का जिक्र बार बार मोदी सरकार करती रही है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या वाकई सरकार के पास कोई कमेटी बनाने की परिस्थितियां हैं? क्योंकि पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह नरेंद्र मोदी नहीं है, पहले की सरकारों की तरह मौजूदा सरकार भी नहीं है, लेकिन 5 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन किसानों की मांगों के साथ और इन किसानों की परिस्थितियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है। जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है, कृषि मंत्रालय आता है, दूसरे नंबर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री आती है, तीसरे नंबर पर पावर मिनिस्ट्री आती है, चौथे नंबर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है और 5वें नंबर पर नीति आयोग आता है, जिसने पूरा डाटा तय किया और बताया कि किस तरीके से किसानों को लेकर क्या क्या बातें कहनी चाहिए। इसीलिए नीति आयोग का ही वो डाटा बार बार रेंगते रहा कि कैसे छोटे और सीमांत किसान के हक में यह पूरा का पूरा कानून है। सवाल यह है कि अब अगली कमेटी जो किसानों की कमेटी है, वो जब सरकार की किस कमेटी से बातचीत करेगी? क्या फिर सामने कृषि मंत्री होंगे, उनके दाईं तरफ बैठे होंगे पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के तौर पर होंगे, और एक शख्स कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैठा होगा, या फिर कोई पावर मिनिस्ट्री का आकर बैठ जाएगा? ये सारे सवाल हैं। सरकार ने अपने तौर पर इस देश के भीतर में अभी तक कोई कमेटी बनाई नहीं है, मोदी काल में खास तौर से, क्योंकि निर्णय पीएमओ से होते हैं और पीएमओ के भीतर ही हर मंत्रालय से जुड़ा एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होता है जो तमाम दस्तावेजों पर, कागजों पर हस्ताक्षर करता है। जो सोच प्रधानमंत्री मोदी की अपनी नीतिगत तरीके से निकलती है, और इस देश के भीतर में कोई इकोनॉमिक एडवाइजर इस रूप में है नहीं जो सरकार को प्रभावित कर सके या फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बता सके कि वह कुछ जानता भी है। क्योंकि आखिरी निर्णय उस राजनीतिक दायरे में आकर सिमट जाता है जिस राजनीतिक दायरे में बीजेपी को जीत चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी चाहिए। यहीं से सारे सवाल निकलते हैं कि वह कमेटी किन मुद्दों पर बातचीत करेगी। अभी नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। किसानों ने एक कमेटी बनाई है और पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने बनाए हुए बिल को ही वापस ले लिया है और उस पर राष्ट्रपति ने भी बिना सवाल जवाब किए हस्ताक्षर कर दिए। यानी 1 साल के भीतर में क्या कुछ इस देश में किसानों ने कर दिखाया, यह सबकी आंखों के सामने है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही थी, उसको किसानों ने कर दिखाया। किसानों के आंदोलन ने एक साथ पूरे विपक्ष को किसान के नाम पर एकजुट कर दिया, एक साथ खड़ा कर दिया। यह एक अलग मसला है कि वह अपनी राजनीति जब साधने निकलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। क्या वाकई कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की दिशा में बीजेपी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल यह कहने की स्थिति में खुले तौर पर आएंगे कि हां, हम सत्ता में आ गए तो एमएसपी लागू होगा? क्या इस बात का जिक्र कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? क्या यह सवाल पत्रकारों ने पूछा अपने तौर पर या किसानों ने पूछा? क्या ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा गया जो आज की तारीख में राष्ट्रीय नेता बनने के लिए उड़ान भरे हुए हैं? क्या यह सवाल कांग्रेस से पूछा गया जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अन्नदाता और उसके हक के लिए वह उसके संघर्ष के साथ है? सवाल अब इंप्लीमेंटेशन का है, सवाल अब लागू करने का है। क्या इस दिशा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे शरद पवार एनसीपी ही क्यों ना हो, क्या वह लागू करा देंगे? ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि इस कमेटी के बनने के बाद आने वाले वक्त में यह कमेटियां और लंबा चलेगी। क्या यह सवाल उसके बाद दूसरा आएगा कि आंदोलन अपनी जगह पर रहेगा और कमेटी की बातचीत अपनी जगह पर रहेगी, या यह बात आएगी कि नई कमेटी ने बातचीत करने की शुरुआत कर दी और आंदोलन वापस हो जाएगा? उसमें 3 फैसले सरकार ले सकती है। पहला फैसला, मुआवजा देने का जिक्र सरकार कर सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सोमवार के दिन पार्लियामेंट के भीतर उन 700 किसानों की लिस्ट रखने जा रहे हैं जिन 700 किसानों की मौत इस आंदोलन के दौर में हुई, और सरकार ने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है, तो कांग्रेस उस लिस्ट को देने को तैयार है। हालांकि यह लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा के पास भी, एसकेएम के पास भी है, लेकिन अगर यह पार्लियामेंट तक चीजें पहुंचती हैं तो सरकार उस दिशा में कहेगी ठीक है, मुआवजा दे देते हैं।
पहली बात यह हुई, और फिर उसको आधार बनाया जाएगा कि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से मुआवजा दिया है उसी तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। दूसरी स्थिति, जो मुकदमे किए गए हैं उन मुकदमों को भी वापस लेने की परिस्थिति में सहमति बन सकती है, इससे भी कतई इनकार नहीं है। लेकिन जो बाकी दो बड़े मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे, एक तो एमएसपी पर कानून बनाना और दूसरा बिजली संशोधन विधेयक जो है उसको एक लिहाज से सरकार ठंडे बस्ते में डाल दे और उस दिशा में ना बढ़े जहां पर इस बात का जिक्र हो कि बिजली का बोझ और बिजली का भार जो किसानों पर पड़ता है वह आने वाले वक्त में नहीं पड़ेगा, और उसके लिए कौन सी व्यवस्था सरकार कैसे करेगी यह राज्य सरकारों पर छोड़ेगी। वह अपनी सब्सिडी का हिस्सा बनाएंगे या केंद्र सरकार मदद देगी राज्यों को, यह भी एक सवाल है। यानी यह तीन हिस्सों में आकर टिक गया, यानी राज्यों की भागीदारी अब नई परिस्थिति में निकल कर आएगी। इसको लेकर आप सुनिश्चित हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने पहली बार जान लिया कि अगर राज्यों के मसले पर केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है और यह देश फेडरल स्ट्रक्चर के तहत खेती को राज्यों का मामला मानता है और राज्यों की सहमति ही नहीं हो पाई और 8 विधानसभा में एक के बाद एक केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को खारिज कर दिया गया, तो फिर राज्यों को साथ लेना होगा। तो राज्यों की तरफ भी कुछ भार को ढकेल दिया जाए। वो बिजली से जुड़ा हुआ भार होगा, वह मुकदमों से लेता हुआ जिक्र होगा, और शायद इन परिस्थितियों में जो कंपनसेशन और नौकरी का जिक्र है वह भी उस दिशा में चला जाएगा। लेकिन मामला उलझ रहा है एमएसपी पर कानून, बिजली रियायत, ये दो मामले उलझ जाएंगे आखिर में आके। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, अगर उन्हें मुआवजा मिलेगा और राहत सरकार देगी, तो क्या वह अपने तौर पर शांत हो जाएंगे और अपने परिजनों से कहेंगे अब आप दिल्ली की सीमा पर मत बैठिए, वापस लौट आइए? ये सारे सवाल हो सकते हैं और सरकार चाहती है ये हो जाए। और सरकार ये चाहती है कि जब हम मुआवजा भी दे दें और मुआवजे के साथ साथ एक राहत और रियायत का जिक्र भी करने की शुरुआत कर दें, तो इसका असर चुनाव पर पड़ ही जाएगा। चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे आने वाले वक्त में किसी भी राज्य का चुनाव हो, लेकिन किसानों के भीतर एक टकराव ना हो, लेकिन एक अंतर्विरोध की परिस्थितियां उभर कर आ जाएंगी। यह सरकार अपने तौर पर मानती है। इसीलिए सरकार की कोई कमेटी कभी बनी नहीं, कभी नौकरशाहों की टीम खुले तौर पर आकर बैठी नहीं किसानों के साथ। जब बिल बना रही थी उस वक्त 2018 में, उस वक्त राजवाल जी ने समझ लिया कि दरअसल ये किस तरीके से किसानों को खत्म कर इस देश में कॉरपोरेट और पूंजी की परिस्थितियों को लाने की सोच है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया और पंजाब में लोगों को एकजुट करना शुरू किया। लेकिन सवाल ये नहीं है, मौजूदा सवाल है कि इस सरकार ने बीते 7 बरस में जो भी इकोनॉमिक ढांचा खड़ा किया है, उस इकोनॉमिक ढांचे के दायरे में एग्रीकल्चर सरकार के लिए अब सबसे प्रमुख तौर पर आ गया है, जैसे 2014 में लैंड रिफॉर्म आ गया था। भूमि सुधार से लेकर एग्रीकल्चर कृषि सुधार तक की बात जो सरकार कर रही है, उसके पीछे दरअसल उस कैपिटलिज्म या पूंजी या मार्केट इकोनॉमी का अपना संकट है, जहां वो कुछ रास्ते टटोल रही है, रास्ते चाह रही है। शायद इसीलिए जिन फोर्सेस का जिक्र हम लगातार करते हैं, वो फोर्सेस सिर्फ अंबानी अडानी नहीं है, इसकी भूल मत करिए। वो अंतर्राष्ट्रीय कैपिटलिज्म, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इकोनॉमी से जुड़े हुए वैसे कॉरपोरेट हैं जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और उन्हीं के आश्रय क्या मौजूदा वक्त में देश में सरकार चल रही है या सरकार बनाई गई है? यह कोई अबूझ पहेली नहीं है। थोड़ा अध्ययन कीजिएगा तो जान जाइएगा कि आईएमएफ की पॉलिसी को कैसे मोदी सरकार लागू करती है। वर्ल्ड बैंक किन शर्तों के साथ आपको लोन देता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है और वो गुहार लगाते हैं इन्वेस्टमेंट आप हमारे यहां कीजिए, तो उनकी कौन सी मांगे रहती हैं? उन मांगों के दायरे में वो क्यों चाहते हैं कि वो जब वो डॉलर लगाएं तो उस डॉलर के साथ साथ और बड़ी तादाद में डॉलर को कमाने की परिस्थितियां भारत के उस बाजार से बन जाए जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो चला है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जब किसी भी प्रोडक्ट को लिए अपने देश में आयात करने के लिए जाए, तो वहां पर वह जिस रुपए को दे, उस रुपए की तुलना में डॉलर अगर कॉस्टली होगा तो यहां पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। उसका असर कमोवेश हर क्षेत्र पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी क्षेत्र पर पड़ेगा जिस क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं, और वो एग्रीकल्चर होता है। तो
ये इंटरनेशनली भारत को किस नजरिए से देखा जा रहा है और इंटरनेशनली मोदी सरकार से क्या काम करवाने की दिशा में दबाव है, ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। ये बहुत साफ तौर पर चीजें उभर कर आती है। तो ऐसे में आखिरी में 3-4 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, अगर सरकार एमएसपी को कानून नहीं बनाती है और बाकी चीजों पर सहमति हो जाती है, तब किसान संगठन क्या करेंगे? क्योंकि एमएसपी पर कानून कांग्रेस की दौर में भी नहीं बना, लेकिन यह भी फैक्ट है जब जब सवाल किसानों का उठा तब तक सरकार अडिग नहीं हुई। सरकारों ने उससे बातचीत की, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन रहा हो या किसी भी राज्य में कोई भी आंदोलन रहा हो, सिवाय मंदसौर के आंदोलन के। मंदसौर में गोली चल गई, 7 किसान मारे गए, लेकिन उसका एक दूसरा सच भी है। मंदसौर के किसानों ने मध्य प्रदेश की सत्ता को पलट डाला था। शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार गए, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर ध्यान दीजिए, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंदसौर में क्या न्याय दिया? क्या उन्होंने किसानों के हक में निर्णय लिए? मंदसौर में जो गोली चलाने वाले थे और जिनकी गोलियों से किसान मरे थे, क्या वो जेल में है? नहीं है कोई जेल में, और किसी पर कोई केस नहीं हुआ है, क्लीन चिट दे दी गई है। तो यानी राजनीतिक चरित्र एक सरीखा होता है। पहला पक्ष यह है। तो दूसरा पक्ष यह भी है कि जब राजनीतिक चरित्र एक सरीखा है और कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, तो मौजूदा सत्ता क्या एमएसपी को पुराने वक्त के हिसाब से जोड़कर चलेगी? और पहली बार इस देश में जब 1 साल तक किसान आंदोलन चला है, तो क्या यह किसान आंदोलन ऐसी राह इस देश को दिखा सकता है जहां पर इस देश में विपक्ष में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी भी हिसाब किताब लगाकर कहने लगे, हां हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी को कानून बनाएंगे? क्या कांग्रेस इसका जिक्र करेगी खुले तौर पर? क्यों नहीं कर रही है? वो उसको करना चाहिए। राजनीतिक तौर पर नहीं कर रही है या आर्थिक तौर पर नहीं कर रही है, यह उनके अपने डिसीजन पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन इस देश की इकोनॉमी अगर बाजार बेस्ड रहेगी, मार्केट बेस्ड रहेगी, तो किसानों के हक में फैसले नहीं होंगे। मंडियों को दोबारा से किसान के अनुकूल नहीं बनाया जाएगा। इसी बात का जिक्र किया जाएगा कि मंडियां आड़ती चलाते हैं, बिचौलिए चलाते हैं, और इसीलिए हम खुले बाजार में किसानों के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां कोई रोक टोक ना हो और सब कोई आके खुले तौर पर ले दे। यानी पहला सवाल है, एमएसपी पर सहमति नहीं होगी तो किसान क्या करेगा? दूसरा सवाल है, बाकी मांगों पर सहमति हो जाएगी तो क्या किसानों के भीतर, किसान आंदोलन के भीतर से कुछ सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? तीसरा सवाल है, जो परिस्थिति पंजाब के किसानों की है और जितनी बड़ी तादाद में वहां पर मौतें हुई हैं, उस परिस्थिति में मौतें दूसरे राज्यों में कम हुई है। हरियाणा में भी 50 से ज्यादा मौतें किसानों की हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में कम हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे राज्य, अगर आप ध्यान दीजिए तो पंजाब में बीजेपी नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां सत्ता पैदा करेगी जिसमें कम से कम उत्तर प्रदेश के किसान अपने तौर पर इस किसान आंदोलन से हटकर अपनी अनुकूल परिस्थितियों को देखने लगे? यह भी हो सकता है। चौथी परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक रिफॉर्म का दावा है, जिसको अगर परिभाषित किया जाए तो मतलब यह उस इकोनॉमिक रिफॉर्म का कि जनता के पैसे से इस देश में जो भी सरकारी चीजें हैं उसको कौड़ियों के मोल अपने मित्र कॉरपोरेट को आप बेच डालिए, उनके हाथों में सौंप डालिए। क्या किसान इस दिशा तक भी जा सकता है जहां पर इन सवालों को खड़ा करे? और इससे जुड़ा हुआ पांचवां सवाल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस देश में अत्याधुनिक बीज लाना चाहता है, टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, खाद, फर्टिलाइजर और कीटनाशक लाना चाहता है, उसका जो भारत में मार्केट है, ट्रैक्टर को देख रहा है वो, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इक्विपमेंट का जो पूरा मार्केट है और उसका जो दबाव है, क्या सरकार उनसे सौदा कर चुकी है कि हम आपके अनुकूल परिस्थितियां बना देंगे, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को बीतने का इंतजार कीजिए? हो सकता है, इससे भी कतई इनकार नहीं है। और इसका जुड़ा हुआ पांचवां सवाल यह है कि जिस रिटेल सेक्टर में अमेजन को चुनौती देने के लिए अंबानीज खड़े हो गए और इस देश की सरकारी भंडारण एफसीआई को खत्म करते हुए अडानी के भंडारण इस देश में अलग अलग राज्यों में बनने लगे और राज्य सरकारें उनसे समझौता करने लगी, तो क्या वह कॉरपोरेट जो अंबानीज अडानीज की सोच वाला कॉरपोरेट है, जो एक तरफ रिटेल सेक्टर
जिसमें ग्रोसरी 45 लाख करोड़ इस देश में कम से कम उसका मार्केट है, और दूसरी तरफ यह जो गोडाउन्स की परिस्थितियां जिसको अडानी अपने तौर पर डेवलप इस देश में कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ खुल्ला गलबैया हो गई है। आने वाले वक्त में बंगाल में भी हो जाए, आप चिंता मत कीजिए, अडानी की मुलाकात हो चली है। कई दूसरे राज्यों में हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए। और जिस तरीके से उनके कोल माइंस को भी स्पेस दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बघेल की सरकार है, वहां पर भी जब सहमति दे दी गई तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, तो ये सारे सवाल निकल कर आते हैं। राजनीति को पैसा चाहिए, पैसे वालों को जगह चाहिए। जिनके पास जगह है उनको किसी तरीके से भिखारी बनाने की परिस्थितियों में हमारा रिफॉर्म चल पड़ा है। और कमेटियों की बातचीत में ये मुद्दे कैसे किस तरीके से उठेंगे, हमें और आपको इंतजार करना। और 72 घंटे बाद जब संयुक्त मोर्चा जो किसान हैस्केम है उसकी जब बैठक होगी, तब देखेंगे डिसीजन क्या होता है और इस दौर में सरकार क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।